तो जो लोग लास्ट ऑफलाइन क्लास में आए थे वो शायद रिकॉल कर सकते हैं। अपन ने रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, इन सारे टर्म्स के बारे में बात किया था। जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस अपन ने लास्ट क्लास में लिखे थे, ठीक है, में से पहला तो यही है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट जनरेटेड। दूसरा है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। एल बाय ए को सेल कांस्टेंट कहते हैं, जी स्टार सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस जी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, कंडक्टिविटी कापा रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। रेजिस्टिविटी जो है वो सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन किस सब्सटेंस का बना हुआ है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, आयंस का चार्ज क्या है, आयंस का साइज क्या है, इन सब चीजों पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। और रेजिस्टेंस जो है वो सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा सेल के डायमेंशंस पर भी डिपेंड करती है। यहाँ पर L है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स और A है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो ये बातें अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी। सिमिलरली कंडक्टेंस जो है वो सेल के कंस्ट्रक्शन पर भी डिपेंड करता है, लेकिन कंडक्टिविटी सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पर डिपेंड करती है। जैसे रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पर डिपेंड करती है, वैसे ही कंडक्टिविटी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करती है। अपन ने इनके यूनिट्स के बारे में भी बात करी। अपन को फाइनल इक्वेशन मिली थी कापा इज इक्वल टू जी जी स्टार। तो ये सारे फॉर्मूलाज हम लास्ट टाइम देख चुके हैं। किसी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसको कंडक्टिविटी सेल कहते हैं। कंडक्टिविटी सेल के थ्रू ऑल्टरनेटिंग करंट पास किया जाता है। कंडक्टिविटी सेल को एक व्हीट स्टोन ब्रिज का पार्ट बनाया जाता है और इस तरह से सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस फाइंड की जाती है। इन पॉइंट्स के ऊपर जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं इन पर भी डिस्कशन हो गया था। किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करती है, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके आयंस में डिसोसिएट होने की टेंडेंसी कितनी है। कंडक्टिविटी साइज एंड चार्ज ऑफ आयंस पर भी डिपेंड करती है। अगर चार्ज सेम हो तो अपन साइज से डिसीजन लेते हैं, और अगर साइज सेम हो तो चार्ज से डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अगर चार्ज सेम हो तो साइज से डिसीजन लेंगे। स्मॉलर साइज्ड आयंस का हाइड्रेशन ज्यादा होता है। स्मॉलर साइज आयंस का हाइड्रेशन क्योंकि ज्यादा होता है तो इस वजह से उनको माइग्रेट करने में, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर मूव करने में डिफिकल्टी आती है। इसीलिए Li plus ion is a poorer conductor of electricity as compared to Na plus ion. Na plus ion would be a poorer conductor of electricity as compared to K plus ion. तो अगर चार्ज सेम होता है तो हम साइज से डिसीजन लेते हैं। ग्रेटर साइज्ड आयंस का माइग्रेशन सॉल्यूशन में इजियर होता है और वो बेटर कंडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर चार्ज डिफरेंट है तो अपन चार्ज को प्रायोरिटी देते हैं। ज्यादा चार्ज वाले आयंस, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा चार्ज कैरी कर रहे हैं इस वजह से उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा मानी जाती है। तो एक Al3+ आयन की कंडक्टिविटी एक Mg2+ आयन से ज्यादा होगी, Mg2+ आयन की कंडक्टिविटी Na+ आयन से ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर चार्ज डिफरेंट है तो अपन चार्ज को प्रायोरिटी देते हैं, चार्ज सेम है तो फिर साइज से डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन का भी रोल है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाने से नंबर ऑफ चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं तो कंडक्टिविटी डबल नहीं होती, इंक्रीज जरूर होती है पर डबल से कम इंक्रीज होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर आयंस के बीच का इंटरेक्शन भी बढ़ता है।
जब एक गिवन वॉल्यूम में ज्यादा आयंस आ जाते हैं तो केटायन केटायन रिपल्शंस, एनायन एनायन रिपल्शंस, केटायन एनायन अट्रैक्शंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और इस वजह से आयंस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने में डिफिकल्टी आती है। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कंडक्टिविटी पर। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ते हैं, एट द सेम टाइम उनके बीच का इंटरेक्शन भी बढ़ता है। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ने की वजह से कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए और उनके अट्रैक्शन रिपल्शन बढ़ने की वजह से कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए। तो ये दो ऑपोजिट टाइप के इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से। ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का इफेक्ट यही होता है कि कंडक्टिविटी बढ़ती है, पर उस एक्सटेंट तक नहीं बढ़ती जिस एक्सटेंट तक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई गई है। क्या आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आ रही है? निहार, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अदिति? ओके, आई एम नॉट अलाउड यू टू अनम्यूट। हाँ अदिति, आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ? यस सर। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ता है? टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, सॉल्यूट पार्टिकल्स की, और इस वजह से उनको माइग्रेट करने में आसानी महसूस होती है। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण फिर अट्रैक्शंस और रिपल्शंस लेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड पार्टिकल्स आर एबल टू माइग्रेट मोर इजीली। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है। कंडक्टिविटी जो है वो इंटरेक्शन बिटवीन आयंस को ज्यादा बेहतर वे में अकाउंट में नहीं ले रही है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से इंटरेक्शन बिटवीन आयंस बढ़ता है, पर यह बात कंडक्टिविटी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ ही रही है। आयंस के बीच के इंटरेक्शन को अकाउंट में लेने के लिए हम एक दूसरी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। ये लैम्डा इस तरह से भी लिखते हैं और एक तरीका ये भी है लिखने का। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इज डिफाइंड एज कंडक्टिविटी पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। कंडक्टिविटी पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन, तो मैथमेटिकली हो जाएगा कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कंडक्टिविटी के बारे में मैंने आपको बताया था, इसकी यूनिट्स पर ओम पर मीटर होंगी या साइमंस पर मीटर, और कॉन्सेंट्रेशन जो है मोलैरिटी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, वैसे तो अपन मोल्स पर लीटर में लेते हैं, लेकिन अगर एसआई यूनिट्स में लाना है तो अपन को ये वैल्यू मोल्स पर मीटर क्यूब में लेनी चाहिए। अगर ये मोल्स पर मीटर क्यूब में लेंगे तो बताओ लैम्डा एम की यूनिट्स क्या आएंगी? लैम्डा एम की यूनिट्स आ जाएंगी साइमंस मीटर स्क्वायर पर मोल। ये इसकी एसआई यूनिट्स होंगी। साइमंस जानते हो ना, पर ओम को, ओम इनवर्स को साइमंस बोलते हैं। तो ये मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन हो गई। वैसे आमतौर पर मोलैरिटी अपन मोल्स पर लीटर में लिखते हैं। अगर अपन मोलैरिटी मोल्स पर लीटर में लिख रहे हैं तो उसको मोल्स पर मीटर क्यूब में लाने के लिए, मोल्स पर मीटर क्यूब में लाने के लिए अपन को एक कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 लीटर्स पर मीटर क्यूब। ठीक है ना, 1000 लीटर्स पर मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तब जो मोल्स पर लीटर है वो मोल्स पर मीटर क्यूब में बदल जाएगा। तो कुछ बुक्स में मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला इस तरह से भी लिखा रहता है, कापा अपॉन सी टाइम्स 1000। वैसे ओरिजिनल डेफिनेशन तो इतनी ही है, ओरिजिनल डेफिनेशन तो बस इतनी है कि लैम्डा एम होता है कापा अपॉन सी। लेकिन अगर आप मोलैरिटी मोल्स पर लीटर में ले रहे हो तो मोल्स पर मीटर क्यूब में लाने के लिए
अपन को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। मोलर कंडक्टिविटी से मिलती जुलती ही एक क्वांटिटी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ऑल्दो इसका यूज अब काफी कम हो चुका है, फिर भी एज अ डेफिनेशन अपन को ये पता तो होना चाहिए। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सिंबल है लैम्डा ई क्यू, या फिर इस तरह से, एंड इट इज डिफाइंड एज कंडक्टिविटी पर यूनिट नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी को नॉर्मेलिटी से डिवाइड करते हैं, जबकि ऊपर कंडक्टिविटी को मोलैरिटी से डिवाइड किया था। ठीक है, तो ये कापा जो है ये साइमन्स पर मीटर में है। नॉर्मेलिटी की यूनिट्स इक्विवेलेंट्स पर लीटर होती हैं, इक्विवेलेंट्स पर लीटर, लेकिन यहाँ पर एसआई यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विवेलेंट्स पर मीटर क्यूब में लिखेंगे, तो लैम्डा इक्विवेलेंट की यूनिट्स आ जाएंगी साइमन्स मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। जैसे नॉर्मेलिटी मोल्स पर लीटर में होती है, वैसे ही मोलैरिटी इक्विवेलेंट्स पर लीटर में होती है। ठीक है, तो ये जो CEQ है ये नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है, नॉर्मेलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐसा सॉल्यूट है जो आयंस में जाकर डिसोसिएट हो रहा है। इसी फॉर्मूला में अगर नॉर्मेलिटी अपन इक्विवेलेंट्स पर लीटर में लेंगे तो अपन को 1000 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो इक्विवेलेंट्स पर मीटर क्यूब में आ जाए। ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डेफिनेशन है, और ऊपर मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर आपको एक बात रिकॉल कराना चाहूंगा, वो बात यह है कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी आपस में रिलेटेड हैं। इक्विवेलेंट वेट E होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ये इक्विवेलेंट वेट नाम की क्वांटिटी हमने फैराडेज लॉज डिस्कस करते समय भी देखी थी। मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, सिंबॉलिकली लिखें तो m डिवाइडेड बाय n, या x फैक्टर भी बोलते हैं, x लिख देता हूं। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज कर सकता है एक आयन या एक मॉलिक्यूल, वो n फैक्टर होता है। ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का तरीका होता है मास अपॉन मोलर मास, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फाइंड करने का तरीका होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फाइंड करने का तरीका होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास को अपन लिख सकते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। इसी चीज को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स एक्स फैक्टर है। एक्स फैक्टर न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स फैक्टर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो है वो नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड है, इक्विवेलेंट वेट जो है वो मोलर मास से रिलेटेड है, और नॉर्मेलिटी मोलैरिटी से रिलेटेड है। अब मैं अगर इन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दूं तो राइट हैंड साइड भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करनी पड़ेगी,
अगर दोनों साइड्स में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दूं तो लेफ्ट में आ जाएगी नॉर्मेलिटी और राइट में आ जाएगी मोलैरिटी। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट हैंड साइड में भी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन टाइम्स एक्स फैक्टर। तो ये नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन हो गया। ये है नॉर्मेलिटी, ये है मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी टाइम्स एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर बस अपन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक एटम या एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करेगा, एक आयन कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, इस तरह की क्वांटिटी अगर अपन फाइंड कर लें तो अपन नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में और मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इन क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन है। इक्विवेलेंट वेट मोलर मास से रिलेटेड है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड है, और नॉर्मेलिटी मोलैरिटी से रिलेटेड है। ठीक है ना, ये रिलेशंस अपन को ध्यान रखने पड़ेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझने की तरफ आते हैं, वो है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं अपॉन डाइल्यूटिंग अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने का मतलब उसमें और सॉल्वेंट ऐड करना, वाटर ऐड करना। डाइल्यूट करने से कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन कम होने से कंडक्टिविटी तो कम होती जाएगी, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेंज होगी वो हमें समझना है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी होती है कापा अपॉन सी। इसको आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स नीचे और वॉल्यूम ऊपर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। अब ध्यान से समझना, जब अपन डाइल्यूट करते हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन घटती है। कॉन्सेंट्रेशन घटती है तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है, लेकिन कंडक्टिविटी उतना डिक्रीज नहीं होती जितना कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई है। मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर देंगे तो कंडक्टिविटी हाफ नहीं होगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने से एक फायदा भी होता है। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने से वैसे नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं, जो कि एक नुकसान है कंडक्टिविटी के लिए। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कम करने से आयंस के बीच का इंटरेक्शन, क्योंकि अब एक यूनिट वॉल्यूम में कम आयंस हैं तो आयंस के बीच का अट्रैक्शन या रिपल्शन भी कम हो जाता है। अब एक यूनिट वॉल्यूम में कम आयंस है तो आयंस एक दूसरे से दूर हैं रिलेटिवली, तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कम कर पाएंगे। तो जब कोई एनायन एनोड की तरफ जाएगा या कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा तो ये एक दूसरे के मूवमेंट को ज्यादा हिंड्रेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। एनायंस जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं उनमें भी इंटरेक्शन कम होगा, कैटायंस जो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं उनमें भी इंटरेक्शन कम होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? ईशान, समझ पा रहे हो ये बात? यस सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि कंसंट्रेशन कम करने से कंडक्टिविटी कम जरूर होती है, पर उतना कम नहीं होती जितना कंसंट्रेशन रिड्यूस हुई है। तो वॉल्यूम बढ़ाने से कंडक्टिविटी कम होगी, लेकिन कंडक्टिविटी के कोरिस्पॉन्डिंग में एक स्मॉलर एरो डाउनवर्ड्स बना रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब ओवरऑल जो है मोलर कंडक्टिविटी वो बढ़ जाएगी। वॉल्यूम बढ़ा, कंडक्टिविटी कम हुई लेकिन कम डिक्रीज हुई, इस वजह से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रहेंगे अपॉन डाइल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर 10 टाइम्स हुआ है तो कंडक्टिविटी 1/10 नहीं होगी, कम डिक्रीज होगी, इस वजह से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इंटरेस्टिंग बात है, कंडक्टिविटी तो कम हो रही है लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो डाइल्यूट करने से सॉल्यूशन ओवरऑल तो पुअरर कंडक्टर बन रहा है, बट एट द सेम टाइम आयंस का माइग्रेशन ज्यादा फ्री हो रहा है, ज्यादा इंडिपेंडेंट हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? लैम्डा एम का बढ़ना यही बता रहा है हमको, यही मैसेज दे रहा है कि आयंस का माइग्रेशन ज्यादा इंडिपेंडेंट हो रहा है। अपॉन डाइल्यूशन conductivity of the electrolytic solution decreases, but to a lesser extent as compared to the decrease in concentration. इसको फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन से समझना हो तो सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई डाइल्यूशन से, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हुई, लेकिन डिनोमिनेटर ज्यादा डिक्रीज हुआ, न्यूमरेटर कम डिक्रीज हुआ, ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। डाइल्यूट करने पर conductivity of the electrolytic solution decreases, but to a lesser extent as compared to the decrease in concentration. That means molar conductivity increases upon dilution. मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूट करने पर बढ़ेगी, और इससे क्या सिग्निफाई होता है? सिग्निफाइंग दैट द माइग्रेशन ऑफ आयंस, मोलर कंडक्टिविटी का बढ़ना यही बता रहा है कि माइग्रेशन ऑफ आयंस ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गया है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस अपॉन डाइल्यूशन, signifying that the migration of ions becomes more independent at lower concentrations. Concentrations कम करते जाने से आयंस का मूवमेंट ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है? कि अब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कम हो गया है। Migration of ions becomes more independent at lower concentrations. Interaction between ions decreases. आयंस के बीच का इंटरेक्शन डिक्रीज हो जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन कम करने से कंडक्टिविटी कम हुई थी, लेकिन उससे ये पता नहीं चलता था कि आयंस का माइग्रेशन फ्री हो गया है। आयंस का माइग्रेशन ज्यादा फ्री हो रहा है, ये बात हमें मोलर कंडक्टिविटी से पता चलती है। तो मोलर कंडक्टिविटी बेसिकली इंडिपेंडेंस ऑफ माइग्रेशन इंडिकेट करती है, और कंडक्टिविटी ओवरऑल सॉल्यूशन कितना बेटर या पुअर कंडक्टर है वो रिप्रेजेंट करती है। जैसे जैसे अपन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे लैम्डा एम एक लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच करता जाएगा। जैसे जैसे अपन कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते जाएंगे और जीरो को अप्रोच कराएंगे, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन समझ रहे हो? इतना ज्यादा वाटर ऐड कर दिया कि अब कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो है। ध्यान रहे सॉल्यूट का अमाउंट तो उसमें ऑलरेडी हमेशा ही रहेगा, बस वाटर ऐड कर रहे हैं, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन कभी भी एग्जैक्टली जीरो नहीं होगी।
चाहे आप कितना भी सॉल्वेंट ऐड कर दो, कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली जीरो कभी नहीं होगी, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन अप्रोच करेगी जीरो को, और जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो को अप्रोच करेगी तो लैम्डा एम अपनी एक लिमिटिंग वैल्यू को, अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करेगा, ठीक है ना, जिसके लिए अपन वर्ड यूज करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution, this would be the maximum value of lambda m। और इसी बात को अब शो करेंगे ग्राफ में। इनफैक्ट इसी बात को शो करने के लिए कोलराउश ने, फ्रेडरिक कोलराउश, फ्रेडरिक कोलराउश नाम के एक साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी में एक इक्वेशन दी जो कि हमें बताती थी कॉन्सेंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी किस तरह से वैरी करेगी। फ्रेडरिक कोलराउश एक्सपेरिमेंटली, हाँ नीरज बोलो। सर वो ऊपर थोड़ा सा बताया, वापस बता देना सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था सर। नोट करना है। नो सर, ये यहाँ पे आपने लिखा है ना सर, एस कंसंट्रेशन वो जीरो होती है, मतलब वो वाला थोड़ा वापस बता देना। मैंने यही एक्सप्लेन किया था कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। मोलर कंडक्टिविटी का बढ़ना इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आयंस का माइग्रेशन अब ज्यादा इंडिपेंडेंट हुआ है, आयंस के बीच का इंटरेक्शन कम हो गया है। तो कॉन्सेंट्रेशन जितनी कम करते जाएंगे मोलर कंडक्टिविटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन एकदम जीरो की तरफ ले जाओगे तो लिमिट मोलर कंडक्टिविटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करने की तरफ जाएगी, जिसको अपन बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब इतना ज्यादा डाइल्यूशन कि कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाए। ये जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है यही मोलर कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। सर तो अगर मतलब अपन अगर मतलब डाइल्यूट ज्यादा कर दे तो मतलब तो सल्यूट तो कम हो जाएंगे ना, तो सर फिर कम होना चाहिए ना सर, फिर वो कंडक्टिविटी तो मतलब सल्यूट जब बचेगा ही नहीं कुछ हाँ तो फिर। कंडक्टिविटी कम हो रही है डेफिनेटली, सॉल्यूट तो उतना ही है ध्यान रहे, पर अब वो ज्यादा वॉल्यूम में आ चुका है। सॉल्यूट उतना ही है पर वो ज्यादा वॉल्यूम में आ चुका है। तो एक यूनिट वॉल्यूम में अब आयंस कम है, अब आयंस कम है तो कंडक्टिविटी डेफिनेटली कम है। ध्यान रहे आपको कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में फर्क समझना पड़ेगा। डाइल्यूट करने पर कंडक्टिविटी तो डिक्रीज होती है, देखो लिखा हुआ है ना साफ तौर पर, डाइल्यूट करने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, सॉल्यूशन अब पुअरर कंडक्टर बन रहा है, पर कम डिक्रीज होती है टू अ लेसर एक्सटेंट एज कंपेयर टू द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। जितना कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किया गया है उसके मुकाबले कम डिक्रीज होती है। अगर कॉन्सेंट्रेशन 1/10 कर दी गई है तो कंडक्टिविटी 1/10 नहीं होती, सपोज 1/5 ही होती है या 1/4 ही होती है। तो इस वजह से ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी तो बढ़ जाएगी। और मोलर कंडक्टिविटी का बढ़ना, मोलर कंडक्टिविटी का बढ़ना क्या सिग्निफाई कर रहा है? मोलर कंडक्टिविटी का बढ़ना इसी वजह से पॉसिबल हुआ है क्योंकि आयंस का इंटरेक्शन कम हो गया था, ठीक है ना। आयंस अब ज्यादा इंडिपेंडेंटली मूव कर पा रहे थे, तो डाइल्यूट करने पर कंडक्टिविटी कम होती है और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। फ्रेडरिक कोलराउश ने 1876 में एक्सपेरिमेंटली डेवलप किया a relation between molar conductivity and molar concentration, molar conductivity and concentration for strong electrolytes। strong electrolytes मतलब ऐसे electrolytes जो
हम जानते हैं कि नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशंस पर भी लगभग 100% डिसोसिएट होते हैं, जैसे NaCl, KBr, HCl, H2SO4 एटसेट्रा। इस तरह के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कोलराउश ने एक इक्वेशन डेवलप करी जो कि मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन कॉन्सेंट्रेशन के साथ बताती थी। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटेशन से, हिट एंड ट्रायल से डेवलप हुई है। और वो इक्वेशन कुछ इस तरह से थी, ध्यान रहिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं है। लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस a c टू द पावर हाफ, या फिर इसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, लैम्डा m नॉट माइनस a अंडर रूट c। इस इक्वेशन से भी दिख रहा है कि अगर c 0 हो जाएगा तो लैम्डा m नॉट के बराबर हो जाएगा। पर c इज इक्वल टू 0 बोलना मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि c अगर 0 ही हो गया तो फिर कोई सॉल्यूट है ही नहीं, तो अपन बोलेंगे c टेंडिंग टू 0, ठीक है ना। डाइल्यूट करने पर कॉन्सेंट्रेशन 0 की तरफ जाती है और मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की तरफ जाती है, ठीक है। इस इक्वेशन में ये जो a आ रहा है ये इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। दिस a टेक्स इनटू अकाउंट, ये कांस्टेंट है, एंड इट टेक्स इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ ion-ion interactions, ion-ion interactions at non-zero concentrations। very low concentrations पर तो ion-ion interaction होगा ही नहीं, but significant concentrations पर ions में interaction होगा, और ions में interaction के कारण ही मोलर कंडक्टिविटी जो है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से कम हो जाएगी। इनफैक्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि ए की वैल्यू जो है वो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करती है। द वैल्यू ऑफ ए डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में चार्जेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोलाइट्स को क्लासिफाई किया है, जैसे NaCl हुआ या KBr हुआ या फिर CsCl हुआ, जिनमें +1 -1 चार्जेस हैं, +1 -1 चार्जेस। इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स को वो बोलती है 1-1 इलेक्ट्रोलाइट। 1-1 इलेक्ट्रोलाइट्स इनको बोला गया है। ऐसे ही MgSO4 है, या फिर कैल्शियम सल्फाइड है। इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स को ZnSO4 है, उसको बोला गया है 2-2 इलेक्ट्रोलाइट, जिनमें कैटायन और एनायन दोनों पर 2 यूनिट्स ऑफ चार्ज है। हो सकता है इसको अपन 2-2 भी रीड कर लें, ये 2 कैटायन का चार्ज है और ये -2 एनायन का चार्ज, पर बोलने का तरीका है 2-2 इलेक्ट्रोलाइट। तो ये 2-2 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो एनसीईआरटी में कहा गया है कि जो इलेक्ट्रोलाइट का टाइप होगा उस पर ए की वैल्यू डिपेंड करेगी। मतलब इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ए की वैल्यू सेम होगी, इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ए की वैल्यू सेम होगी आपस में, ठीक है ना। ऐसे ही अगर अपने पास है MgCl2 या फिर CaCl2, तो ये किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, इसमें 2 और -1 चार्ज है, +2 एंड -1, तो ये 2-1 इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। एक टाइप के सभी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ए की वैल्यू सेम होती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ए की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब इंटरेक्शन बिटवीन आयंस ज्यादा है,
और इंटरेक्शन बिटवीन आयंस ज्यादा है तो लैम्डा एम की वैल्यू लैम्डा एम नॉट से ज्यादा कम होगी। ठीक है, ये जो कोलराउश ने एक्सपेरिमेंटली इक्वेशन डेवलप करी है, इसमें अपन एक स्ट्रेट लाइन वेरिएशन भी पहचान सकते हैं। स्ट्रेट लाइन वेरिएशंस पहचानने की तो अब आपको काफी आदत होनी चाहिए। लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन would be a straight line graph. स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा माइनस ए का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, बस ये इंटरेक्शन बिटवीन आयंस को अकाउंट में लेता है। और y इंटरसेप्ट है लैम्डा एम नॉट, पर ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। चलिए इसके कोरिस्पॉन्डिंग एक ग्राफ बनाते हैं। तो y एक्सिस पर मोलर कंडक्टिविटी, x एक्सिस पर अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, स्लोप नेगेटिव है, आप देख सकते हैं। इस वाले ग्राफ को आपको लेफ्ट टू राइट जाते हुए नहीं बल्कि राइट से लेफ्ट आते हुए इंटरप्रेट करना चाहिए। लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब तो हुआ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना, और राइट से लेफ्ट आने का मतलब हुआ कॉन्सेंट्रेशन कम करना। तो यहाँ पर हम बेसिकली डाइल्यूशन के इफेक्ट के बारे में सोचना चाह रहे हैं। तो डाइल्यूशन अगर अपन करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होगी, कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होगी तो फिर लैम्डा एम बढ़ता जाएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। मान लो ये ग्राफ मैंने अभी पोटेशियम क्लोराइड के लिए बनाया है। कॉन्सेंट्रेशन एक लिमिट से ज्यादा कम करना बहुत मुश्किल होगा, और प्रैक्टिकली कॉन्सेंट्रेशन को जीरो करना तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि एक बार आप सोल्यूशन बना चुके हो तो उसमें सॉल्यूट तो रहेगा ही रहेगा, चाहे आप कितना भी डाइल्यूशन कर लो, कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली जीरो कभी भी नहीं होगी। ठीक है ना, इसलिए अपन इस ग्राफ को जहां तक एक्सपेरिमेंटली बना सकते हैं वहां तक तो सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसके आगे फिर इस ग्राफ को अपन क्या कर लेंगे, एक्स्ट्रापोलेट। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इसलिए इस पर अपन भरोसा कर सकते हैं कि ये वेरिएशन ऐसा ही रहेगा, और एक्स्ट्रापोलेट करके अपन y इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं। सो दिस वुड बी द लैम्डा एम नॉट वैल्यू फॉर KCl। तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो इस तरह के ग्राफ्स के जरिए पता चलती है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंटली पता लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली आप कॉन्सेंट्रेशन को कभी भी एग्जैक्टली जीरो नहीं कर पाओगे। रिया, ये बात समझ में आ रही है आपको? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड कर रहे हैं? तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी lambda m naught values for strong electrolytes are determined by extrapolating the straight line. Determined by extrapolation. हाँ संगम बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि क्या हमारे पास में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जैसे एक ही ग्राफ में हमें फॉर KCl दे दिया और या फिर MgSO4 का दे दिया, तो हम फिर प्रिडिक्ट कैसे करेंगे? क्या एक ही वैल्यूज दूसरों के लिए अलग अलग होती है, तो किसके लिए ज्यादा होती है, किसके लिए कम होती है? जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ही एक ही वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। चार्ज बढ़ेगा तो इंटरेक्शन बिटवीन आयंस बढ़ेगा, और इंटरेक्शन बिटवीन आयंस बढ़ेगा तो फिर एक ही वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि एक ही वैल्यू जो है वो कंडक्टिविटी को कम करती है, मोलर कंडक्टिविटी को कम करती है। ए जितना ज्यादा होगा उतनी मोलर कंडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी लिमिटिंग के रिस्पेक्ट में।
तो जितना चार्ज ऑन आयंस बढ़ेगा उतना ही ए की वैल्यू भी बढ़ेगी, इंटरेक्शन बढ़ेगा तो लैम्डा एम कम हो जाएगा। लैम्डा एम बेसिकली डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन आयंस। ग्रेटर द इंटरेक्शन बिटवीन आयंस, lesser would be the value of lambda m, and smaller the interaction between ions, greater would be the value of lambda m. देखो लैम्डा एम हमें एक दूसरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, कंडक्टिविटी एक दूसरी इंफॉर्मेशन दे रही है। कंडक्टिविटी तो बताती है कि सॉल्यूशन कितना अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और लैम्डा एम बताता है कि आयंस का माइग्रेशन एक दूसरे से कितना इंडिपेंडेंट है, आयंस के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन घटाने से इंटरेक्शन बिटवीन आयंस डिक्रीज होता है, इसी वजह से लैम्डा एम इंक्रीज होता है। तो लैम्डा एम का फिजिकल इंटरप्रिटेशन थोड़ा अलग है। संगम ये बात समझ रहे हो? मतलब वो ज्यादा स्लोप वाली लाइन हो जाएगी फिर उस सिचुएशन। हाँ, जो ज्यादा स्लोप वाली लाइन होगी उसका ए ज्यादा होगा डेफिनेटली, और उसमें आयंस के चार्जेस यूजुअली ज्यादा होंगे। इस तरह की स्ट्रेट लाइन अपन को वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में नहीं मिलती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जिनको कहते हैं जैसे एसिटिक एसिड या HF, उनके लिए तो लैम्डा एम यूजुअली कम रहता है। नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशंस पर उनका लैम्डा एम काफी कम रहेगा, लेकिन उनके लिए हमें कोई स्ट्रेट लाइन वेरिएशन नहीं मिलता, क्योंकि वीक एसिड्स जो होता है ना, उनका परसेंटेज डिसोसिएशन वैरी करता रहता है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका तो 100% डिसोसिएशन होता है एट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका परसेंटेज डिसोसिएशन कॉन्सेंट्रेशन बदलने के साथ बदलता रहता है, और जब उनका परसेंटेज डिसोसिएशन बदलता रहता है, स्ट्रेंथ एज एन इलेक्ट्रोलाइट वैरी करती रहती है, और जब कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है तब वो ज्यादा डिसोसिएट करते हैं। आप एसिड बेस इक्विलिब्रियम चैप्टर या आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर अगर जाकर रिवाइज करोगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कम होता है वैसे वैसे उसका परसेंटेज डिसोसिएशन बढ़ता है, और अगर परसेंटेज डिसोसिएशन बढ़ता है तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट होता जा रहा है, और अगर वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट होता जाएगा तो फिर लैम्डा एम शार्पली बढ़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस करते जाने पर लैम्डा एम शार्पली बढ़ता है, ठीक है। और इस वजह से इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करना रिस्की है। अपन कह नहीं सकते कि ये ग्राफ कहां पर जाकर वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ये इस पॉइंट पर भी कर सकता है, इस पॉइंट पर भी कर सकता है, और एक हायर पॉइंट पर भी कर सकता है, क्योंकि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बदल रहा है, ठीक है ना। तो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का परसेंटेज डिसोसिएशन बढ़ता है डाइल्यूशन करने के साथ साथ। जितना डाइल्यूट कर दोगे एसिड को उतना ही उसका परसेंटेज डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, और इस वजह से इसके ग्राफ का नेचर अनप्रेडिक्टेबल है। सो लैम्डा एम नॉट वैल्यूज फॉर weak electrolytes, lambda m naught values for weak electrolytes cannot be determined by extrapolation. weak electrolytes के लिए limiting molar conductivity values extrapolation से find नहीं कर सकते। तो फिर कैसे find करेंगे? strong electrolytes के लिए तो extrapolation से find कर सकते हैं, weak electrolytes के लिए find नहीं कर सकते। तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई, इसका सोल्यूशन हमें ढूंढना है। लेकिन उससे पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड इसके डिसोसिएशन से ये आयंस बनते हैं,
पर इसका डिसोसिएशन नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशंस पर काफी कम होता है, यूजुअल कॉन्सेंट्रेशंस पर 1% 2% के आसपास ये डिसोसिएट करता है। शुरू में अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपन ने C0 ली है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में चेंज होगा -α-C0 और प्रोडक्ट्स बनेंगे +α-C0। यहाँ पर अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस तरह से लिखना तो आपके लिए नया नहीं है। काव्या, समझ में आ रहा है आपको? तो जब इक्विलिब्रियम आएगा या एक लेटर कंडीशन आएगी तो फिर ये कॉन्सेंट्रेशंस हो जाएंगी और इन कॉन्सेंट्रेशंस को अब मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka के एक्सप्रेशन में रख सकता हूं। इसको आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं वीक एसिड के लिए। एसेंशियली ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, α-C0 इंटू α-C0 अपॉन 1 माइनस α-C0। इसको आगे बढ़ाया तो α² C0 अपॉन 1 माइनस अल्फा आ रहा है। अल्फा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। अब ध्यान से समझो, Ka तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, फिक्स्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। Ka बदलने वाला नहीं है। क्या डाइल्यूशन करने पर Ka बदलेगा? सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते रहें एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन को तो Ka नहीं बदलेगा, लेकिन C0 जरूर बदलेगा। डाइल्यूट करने पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, तो फिर डेफिनेटली इसका इफेक्ट अल्फा पर आ रहा है और अल्फा पर इस तरह से आ रहा है कि Ka कांस्टेंट बना रहता है। इसको मैथमेटिकली ऐसे समझ सकते हैं, अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बहुत ज्यादा डाइल्यूट करने पर C0 जो है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा और अगर C0 0 हो जाएगा तो α² C0 भी 0 की तरफ जाएगा। अल्फा जो है वो इस प्रोडक्ट को 0 पर जाने से रोक नहीं पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा तो 0 और 1 के बीच में ही है। अगर C0 0 जा रहा है तो α² C0 भी 0 को अप्रोच करेगा ही करेगा। और अगर ये पूरा न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा है और रेशियो कांस्टेंट बना रहेगा, रेशियो को कांस्टेंट बना रहना है और न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, तो मैथमेटिकली डिनोमिनेटर को भी 0 को अप्रोच करना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर कम हो रहा है तो डिनोमिनेटर को भी कम होना पड़ेगा, तभी रेशियो फिक्स्ड रह सकता है। सही है ना? अगर न्यूमरेटर 0 को जा रहा है तो डिनोमिनेटर को भी 0 को जाना पड़ेगा। कहने का मतलब अल्फा विल अप्रोच 1, ठीक है ना? तो यही बात मैं यहाँ पर लिख रहा था, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेस अपॉन डाइल्यूशन, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अल्फा 1 को अप्रोच कर रहा है। 1 को अप्रोच करने का मतलब नियरली 100% डिसोसिएशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि एसेंशियली वीक एसिड्स ही होते हैं, डिसोसिएट नियरली 100% in the limit of 0 concentration। जब कॉन्सेंट्रेशन 0 की तरफ जाती है तो वीक एसिड्स का डिसोसिएशन भी 100% होने लग जाता है। तो एसिटिक एसिड जिसको हम वीक एसिड बोलते हैं, मानते हैं, सारी दुनिया बोलती है, लेकिन वो वेरी वेरी लो कॉन्सेंट्रेशंस पर स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा ही है और नियरली 100% डिसोसिएट करता है, ठीक है। इसी स्टेज पर एक और फॉर्मूला, एक और रिजल्ट आपके सामने लिखना चाहूंगा जिसको अपन डायरेक्टली यूज करेंगे, वो है अल्फा के लिए लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक एसिड कैन बी रिटन एज
molar conductivity at a non-zero concentration upon molar conductivity at infinite dilution. Degree of dissociation of weak acid. ये रिजल्ट सिर्फ एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई होता है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, इसका बस जस्टिफिकेशन दे सकते हो that at higher concentrations, at larger concentrations, lambda m जो है वो lambda m नॉट से काफी छोटा होता है, इसका मतलब अल्फा जो है वो 1 से काफी छोटा होगा, और at very low concentrations lambda m नॉट के पास पहुंचता है और इसी वजह से अल्फा 1 के पास पहुंचता है। तो इस फॉर्मूला को अपन एक्सट्रीम केसेस में चेक करें तो ये फॉर्मूला सही दिख रहा है, इसको अपन यूज कर सकते हैं, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी एट नॉन जीरो कॉन्सेंट्रेशंस अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, चलिए अब अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ वापस लौटते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लैम्डा एम नॉट कैसे फाइंड करें? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लैम्डा एम नॉट एक्सट्रापोलेशन से फाइंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लैम्डा एम नॉट फाइंड करने के लिए हमें एक दूसरे लॉ की का मदद लेना पड़ेगा, उसका यूज करना पड़ेगा, और उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। ये भी कोलराउश ने ही दिया था। कोलराउश's लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। इसमें कहा गया है कि बहुत लो कॉन्सेंट्रेशंस पर, एक्सट्रीमली लो कॉन्सेंट्रेशंस पर आयंस के बीच का इंटरेक्शन एकदम जीरो हो जाता है, कोई इंटरेक्शन नहीं रहता। तो फिर कैटायन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एनायन कौन है, और एनायन को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कैटायन कौन है। मतलब Na+ के साथ में सोल्यूशन में O2- Cl- प्रेजेंट है या F- प्रेजेंट है या Br- प्रेजेंट है, उससे Na+ की कंडक्टिविटी पर फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही Cl- के साथ Na+ है या Mg2+ है या Ca2+ है या Fe3+ है, इससे Cl- को फर्क नहीं पड़ता। कब? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशंस आयंस का माइग्रेशन एक दूसरे से टोटली इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो कैटायन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एनायन कौन है, और एनायन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कैटायन कौन है। कैटायंस और एनायंस दोनों का अपना अपना इंडिपेंडेंट मोलर कंडक्टिविटी अराइज होता है। ठीक है ना, जो कि दूसरे आयन की आइडेंटिटी से इंपॉर्टेंट है। Kohlrausch's law of independent migration states that at very low concentrations, or you can say infinite dilution, ions are so far apart, ions on an average are so far apart, on an average मतलब कभी कभी तो पास भी आएंगे, पर एवरेज डिस्टेंस काफी ज्यादा है, are so far apart that their interactions can be ignored. यहाँ पर आप आइडियल गैसेस के साथ थोड़ा थोड़ा पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आइडियल गैसेस में ऑक्सीजन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि साथ में नाइट्रोजन है या हीलियम है या आर्गन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन अपना प्रेशर इंडिपेंडेंटली लगाता है, दूसरा कोई आयन हो या ना हो उसका अपना, दूसरा कोई गैस हो या ना हो उसका अपना प्रेशर इंडिपेंडेंटली लगता है। इसी तरह से एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशंस कैटायंस का अपना मोलर कंडक्टिविटी होता है और एनायंस का अपना मोलर कंडक्टिविटी होता है, क्योंकि आयंस के बीच के इंटरेक्शंस को अपन इग्नोर कर सकते हैं।
ions are so far apart that their interactions can be ignored. Molar conductivity of the solution is due to the independent migration of cations in one direction and anions in the other direction. तो मोलर कंडक्टिविटी इंडिपेंडेंट माइग्रेशन के कारण अराइज होगी. कैटायंस की मोलर कंडक्टिविटी और एनायंस की मोलर कंडक्टिविटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी. ठीक है. तो अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, अच्छा यहां पर चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों ही 100% डिसोसिएट करते हैं. तो लैम्डा नॉट ऑफ AXBY को अपन लिखेंगे x टाइम्स लैम्डा नॉट ऑफ A y प्लस y टाइम्स लैम्डा नॉट ऑफ B x माइनस. ठीक है. इसके 1 मोल से x मोल कैटायंस प्रोड्यूस हो रहे हैं और y मोल एनायंस प्रोड्यूस हो रहे हैं. 1 मोल कैटायंस की ये मोलर कंडक्टिविटी है, 1 मोल एनायंस की ये मोलर कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. x और y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ऐसे ही अगर पर्टिकुलर केसेस लें, चाहे एसिटिक एसिड ही क्यों ना हो, अपन ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर भी अप्लाई होगा. लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Al2SO4 whole thrice would be 2 times the limiting molar conductivity of aluminium ions plus 3 times the limiting molar conductivity of sulfate ions. एल्यूमिनियम आयंस और सल्फेट आयंस 2:3 के रेशियो में है, इस बात से तो फर्क पड़ेगा ही. ठीक है. इस तरह से लिख सकते हैं लैम्डा नॉट फॉर CaOH whole twice can be written as lambda naught of calcium ion plus 2 times lambda naught of OH minus ion. इस तरह से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज लिखी जा सकती हैं. और इसी फैक्ट का यूज हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए करते हैं. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया गया एक पर्टिकुलर एग्जांपल यहां पर जरूर मेंशन करना चाहूंगा. वहां पर लिखा हुआ है कि लैम्डा एम नॉट फॉर KCl माइनस लैम्डा एम नॉट फॉर NaCl. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी KCl और NaCl की सब्ट्रैक्ट करी, या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी KBr और NaBr की सब्ट्रैक्ट करी, या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Ki और NaI की सब्ट्रैक्ट करी. तीनों ही केसेस में वैल्यू आई 23.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. तीनों ही केस में वैल्यू सेम आना क्या सिग्निफाई कर रहा है, उससे हमें क्या पता चल रहा है. देखो KCl में K प्लस के साथ Cl माइनस था, NaCl में Na प्लस के साथ Cl माइनस है, पर यहाँ पर इफेक्टिवली Cl माइनस का जो मोलर कंडक्टिविटी है वो दोनों केस में सेम है. चाहे Cl माइनस K प्लस के साथ हो या Cl माइनस Na प्लस के साथ हो, Cl माइनस की मोलर कंडक्टिविटी सेम रहती है. इस वजह से सब्ट्रैक्ट करने पर Cl माइनस की मोलर कंडक्टिविटी कैंसिल हो जाएगी. ऐसे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर Br माइनस की मोलर कंडक्टिविटी कैंसिल हो जाएगी.
क्योंकि Br माइनस चाहे K प्लस के साथ हो या Na प्लस के साथ, अब इंटरेक्शन तो हो ही नहीं रहा है, तो Br माइनस को K प्लस या Na प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो Br माइनस की मोलर कंडक्टिविटी दोनों केसेस में सेम है, इसलिए वो सब्ट्रैक्ट करने पर कैंसिल हो जा रही है। सिमिलरली I माइनस की मोलर कंडक्टिविटी सब्ट्रैक्ट करने पर कैंसिल हो रही है। तो इससे पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर रहे हैं, KCl में और NaCl में आयंस इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर रहे हैं। इससे एक और बात पता चल रही है कि K प्लस की मोलर कंडक्टिविटी जो KCl में है वही KBr में है, वही KI में है। Na कंडक्टिविटी NaCl में है, वही NaBr में है, वही NaI में है, तभी तो सब्ट्रैक्ट करने पर हर बार सेम वैल्यू मिल रही है। तो दूसरे आयन की प्रेजेंस से फर्क नहीं पड़ रहा है एट वेरी वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा ही एक एग्जाम्पल वहां पर ये दिया हुआ है, लैम्डा एम नॉट फॉर NaBr minus lambda m naught for NaCl equals lambda m naught for KBr minus lambda m naught for KCl, और ये वैल्यू आती है 1.85 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 1.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो यहां से भी देखो Na प्लस की मोलर कंडक्टिविटी सब्ट्रैक्ट करने पर कैंसिल हो रही है, K प्लस की मोलर कंडक्टिविटी सब्ट्रैक्ट करने पर कैंसिल हो रही है। इसका मतलब Na प्लस NaBr में और NaCl में सेम मोलर कंडक्टिविटी शो कर रहा है, K प्लस KBr और KCl में सेम मोलर कंडक्टिविटी शो कर रहा है, तभी तो सब्ट्रैक्ट करने पर वो कैंसिल हो रही होगी। कैंसिल हो रही है तभी सेम वैल्यू मिल रही है, सिर्फ Br माइनस और Cl माइनस का सब्ट्रैक्शन बच रहा है, इतना। ठीक है ना, तो ये इंडिपेंडेंट माइग्रेशन हो रहा है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसी का यूज करते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने में। लैम्डा एम नॉट वैल्यूज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स are determined by applying the law of independent migration. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन यूज करके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लैम्डा एम नॉट वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स्ट्रापोलेशन से फाइंड नहीं कर पाते, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन से फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन को लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड फाइंड करना हो, ये कॉमन और पॉपुलर एग्जाम्पल है, जिसको अपन लिख सकते हैं लैम्डा एम नॉट फॉर CH3CO माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस, और उसके बाद हम इस एनायन के साथ एक दूसरा केटायन एसोसिएट कर देते हैं और इस केटायन के साथ एक दूसरा एनायन एसोसिएट कर देते हैं। कोई सा भी केटायन आप ले सकते हो, सपोज मैंने Na प्लस लिया, पर केटायन बस इस तरह से लेना है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्रिएट हो जाए, और H प्लस के साथ सपोज मैं Cl माइनस को एसोसिएट कर दूं, तो लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस ऐड कर रहे हैं और लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब देखो ये क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ये सोडियम एसिटेट क्रिएट हो रहा है, यहाँ से HCl बन रहा है और इन दोनों से NaCl बन रहा है, तो ये बन जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ CH3CONa प्लस लैम्डा नॉट ऑफ HCl प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ N माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl। तो अपन एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से रिलेट करने में सक्सेसफुल रहे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी
ऑलरेडी लोगों को पता है एक्सट्रापोलेशन के जरिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज पता चल चुकी हैं, और उनको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यूज भी मिल जाएंगी। जैसे सोडियम एसिटेट के लिए मेरे पास वैल्यू है 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, HCl के लिए 425.9 और NaCl के लिए 126.4। तो आप इवैल्यूएट करके देखो क्या वैल्यू आती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। अच्छा, इन तीनों में भी ऑब्जर्व करो कि HCl के लिए वैल्यू सबसे बड़ी है, HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बड़ी है। उसका कारण यह है कि H+ आयन बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है सारे कैटायंस में, सभी कैटायंस में सबसे अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी H+ आयन है, और सभी एनायंस में सबसे अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी OH- आयन है। तो ये अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करोगे तो देखो क्या वैल्यू मिलती है 125.9। तो ये 390.5 मिल रहा है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और आप देखेंगे कि ये 390.5 जो है ना, ये सोडियम एसिटेट से बड़ा वैल्यू है, NaCl से भी बड़ी वैल्यू है, बस HCl से छोटी वैल्यू है। मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एसिटिक एसिड इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन NaCl। NaCl से ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की आ रही है, क्योंकि वो H+ आयन प्रोड्यूस करता है और 100% प्रोड्यूस करता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। A conductivity cell whose cell constant is 3 centimeter inverse is filled with 0.1 molar solution of a weak acid। ठीक है ना, वीक एसिड का 0.1 मोलर सॉल्यूशन कंडक्टिविटी सेल में भरा गया है। The resistance of the cell, the resistance of the electrolytic solution is found to be 3000 ohm। वीक एसिड का सॉल्यूशन है, ध्यान रहे। अगर लैम्डा एम नॉट, अच्छा लैम्डा एम नॉट को कई जगह लैम्डा एम इन्फिनिटी इस तरह से भी लिखते हैं, तो अगर ऐसा लिखा रहे तो भी आप समझ जाना 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड बी आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka for the weak acid। वीक एसिड के लिए सपोज अपन Ha सिंबल यूज कर लेते हैं, Ha। ट्राई करिए क्विकली। एक कंडक्टिविटी सेल है जो कि रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए बनाते हैं, उसका सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब L/A दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है वीक एसिड की, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, लैम्डा एम नॉट दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे? क्या रेजिस्टेंस और सेल कांस्टेंट की मदद से अपन को रेजिस्टिविटी मिल सकती है? संगम, रेजिस्टेंस और सेल कांस्टेंट की मदद से रेजिस्टिविटी मिल सकती है क्या? यस सर। और रेजिस्टिविटी मिल जाएगी तो कंडक्टिविटी मिल जाएगी क्या? यस सर, G⁻/R से। और कंडक्टिविटी मिल जाएगी तो क्या मोलर कंडक्टिविटी भी मिल जाएगी?
यस सर, K/C। और मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी तो फिर क्या अल्फा भी मिल जाएगा? यस सर, λm/λm0। और अल्फा मिल जाएगा तो के भी मिल जाएगा। तो सारी Yes. चीजें एक के बाद एक फॉलो हो रही हैं। सॉल्व करिए। सर अल्फा की वैल्यू 25 into 10 की पावर -6। ओके, तो यहाँ पर वेरियस रिजल्ट्स यूज में आ रहे हैं, उस लिहाज से ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट्स को अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। G स्टार सेल कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से पहले रेजिस्टिविटी फाइंड कर लेते हैं। R/G स्टार 3000 ओम बाय 3 सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये हो जाएगा 1000 ओम सेंटीमीटर। चलिए ये आ गया। अब कंडक्टिविटी इसका रेसिप्रोकल होती है, तो वो जाएगी 10⁻³ पर ओम पर सेंटीमीटर। तो ये आ गई कंडक्टिविटी। अब अपन यहाँ से पहुंचेंगे मोलर कंडक्टिविटी तक, वो होती है kappa/C। यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा, पर ओम पर सेंटीमीटर है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है मोल्स पर लीटर में। इसको मैं मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब में कर देता हूं। मोल्स पर लीटर एंड 1 लीटर हैज 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, तो ये मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। ठीक है, तो ये 10⁻⁴ ऊपर पहुंच जाएगा, कुल मिलाकर ये 10 हो जाएगा। 10 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये मोलर कंडक्टिविटी आ गई। और मोलर कंडक्टिविटी के अलावा हम अपन को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी दे रखी है, तो अपन अल्फा फाइंड कर पाएंगे λm/λm0, वो 10/400। यूनिट्स अपन ने ऊपर नीचे सेम कर ली है, तो अल्फा की वैल्यू 1/40 0.025 आ रही है। अल्फा की वैल्यू 0.025 जो कि 1 से काफी कम है, 1 से काफी कम है। 2.5% डिसोसिएशन हो रहा है एसिड का। और अगर 2.5% ही डिसोसिएशन हो रहा है तो अपन को आयनाइजेशन कांस्टेंट फाइंड करने में थोड़ी आसानी हो सकती है। Ka अल्फा स्क्वायर C0/1 - अल्फा होता है, पर अल्फा 1 से काफी छोटा है, तो अपन इसको सिंपली अल्फा स्क्वायर C0 लिख देंगे। 1/40 का स्क्वायर और C0 है 0.1। कितनी वैल्यू आई है ये? 1/16 इंटू 10⁻³ 100/16 करें अगर इसको, तो ये 25/4 6.25 इंटू 10⁻⁻5 आ रही है। 6.2 या 6.3 के आसपास आएगा। फ्रंट वाला नंबर 10 की पावर तो सही है। ठीक है, ईशान कर पाए थे क्वेश्चन? यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन क्विकली कर लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ a 0.2 molar solution of an electrolyte is 50 ohm। तो 0.2 मोलर सोल्यूशन अगर ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस 50 ओम है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस of the solution is 1.4 साइमन पर मीटर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखी है 1.4 साइमन पर मीटर इसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की।
उसके बाद एक दूसरा सॉल्यूशन कंसिडर करें, द रेजिस्टेंस ऑफ अ 0.5 मोलर सॉल्यूशन of the same electrolyte is 28 ohm. Determine the molar conductivity. Determine the molar conductivity of the 0.5 molar solution. तो ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। रेजिस्टेंस दिया हुआ है एक 0.2 मोलर सॉल्यूशन का, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी भी दिया हुआ है 1.4 साइमन पर मीटर। अब एक दूसरा सॉल्यूशन कंसिडर किया, वो 0.5 मोलर है, सेम इलेक्ट्रोलाइट है, तब उसकी रेजिस्टेंस 28 ओम हो गई। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ती है और रेजिस्टेंस कम होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आपको मोलर कंडक्टिविटी बतानी है इस सॉल्यूशन की। ये मानकर चलेंगे कि दोनों ही केस में जो रेजिस्टेंस है वो सेम कंडक्टिविटी सेल में मेजर किया गया है, मतलब सेल कांस्टेंट सेम रहा। सेल कांस्टेंट के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो सेल कांस्टेंट दोनों केसेस में सेम मानेंगे। assuming the same cell constant, for the measurement of resistance, measurement of the two resistances, ठीक है। फर्स्ट वाली इस रेजिस्टेंस को सपोज मैं R1 कहूं, सेकेंड वाली रेजिस्टेंस को R2 कहूं, तो ये कापा 1 हो जाएगा, दिस इज कापा 1। कापा 2 अपन को फाइंड करना है, कैसे करेंगे रिया? रेजिस्टेंसेस का अगर अपन रेशियो लें R1 बाय R2, तो वो ρ1 बाय ρ2 हो जाएगा, क्योंकि L बाय A कैंसिल हो जाएगा, और ρ1 बाय ρ2 को लिख सकते हैं कापा 2 बाय कापा 1, क्योंकि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। तो जो रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटीज है उसका रेसिप्रोकल करने पर रेशियो ऑफ कंडक्टिविटीज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब वैल्यूज पुट करने की सिचुएशन में है। R1 50 ओम है, R2 28 ओम है। कापा 2 फाइंड करना है सेकेंड वाले सॉल्यूशन के लिए, कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। फर्स्ट वाले सॉल्यूशन के लिए गिवन है 1.4 साइमन पर मीटर। यहां से अगर अपन आगे बढ़ें तो कापा 2 की वैल्यू मिल सकती है, जो कि आप देखेंगे 20 आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी साइमन पर मीटर। तो कंडक्टिविटी बढ़ी है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ी है, हालांकि उस रेशियो से चेंज नहीं हुई जिस रेशियो से कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई है। अब कंडक्टिविटी आ गई और मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपने पास ऑलरेडी है। अब अपन मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। कापा बाय सी, सारी चीजें SI यूनिट्स में ही अगर लेकर चलनी है तो जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.5 मोल्स पर लीटर, उसको 1000 से भी मल्टीप्लाई कर देना, तब वो मोल्स पर मीटर क्यूब में आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 × 10⁻³ ये मोल्स पर मीटर क्यूब में आ चुका था। ओवरऑल वैल्यू है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। यहीं पर अगर अपन यूनिट्स का ध्यान नहीं रखते तो फिर अपन एक डिफरेंट आंसर पर भी बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन इजी है, बस नंबर्स को, फॉर्मूलाज को स्मार्टली यूज करना है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
बैटरीज वाला सेक्शन इस बार एनसीईआरटी के सिलेबस से हट चुका है, ठीक है ना। फिर भी अगर आप जेईई मेंस के या नीट के पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहें तो बैटरीज वाला सेक्शन आप अपने लेवल पर पढ़ लीजिए। बैटरीज बेसिकली गैल्वेनिक सेल्स ही होते हैं। कुछ बैटरीज रीयूजेबल होती हैं और कुछ यूज एंड थ्रो होती हैं। तो जो यूज एंड थ्रो होती हैं उनको अपन प्राइमरी बैटरीज बोलते हैं, और जो रिचार्जेबल होती हैं उनको सेकेंडरी बैटरीज बोलते हैं। इसके अलावा एक तरह की बैटरीज फ्यूल सेल्स भी होते हैं, जिनमें अपन फ्यूल लगातार सप्लाई करते रहते हैं और वो बैटरीज हमेशा वर्क करती रहती हैं। मतलब उनमें डिस्चार्ज होने का कंसेप्ट ही नहीं है, लगातार रिएक्टेंट्स ऐड किए जाते हैं, प्रोडक्ट्स रिमूव किए जाते हैं, रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पर कभी भी पहुंचने नहीं देते। इस तरह के सेल्स को बोलते हैं फ्यूल सेल्स, जिनमें यूजुअली कंबस्शन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आकर इस चैप्टर का रिविजन कंप्लीट हो गया है।